सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 12 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। आज के संपादकीय में बात करी गई है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो कि वर्तमान में चल रहे हैं हमारे आसपास। पहला है विरोध की कड़ियाँ, फिर है आखिर आधार जो कि चुनाव को लेकर है बिहार में, और अगला है दहेज प्रथा को लेके। समाज में जो कि आज तक बसी हुई है और जाने का नाम नहीं ले रही, या फिर समाज ही उसे जाने नहीं दे रहा है। पहला है विरोध इकाइयाँ, ये है फ्रांस में चल रहे अस्थिरता को लेकर लोगों ने भारी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है सड़कों पे। वो चाह रहे हैं कि सरकार जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, स्वास्थ्य, रोज़गार और बेहतर वर्क कल्चर, उसे जनता को दे, जो कि बीते लंबे समय से फ्रांस सरकार ने नज़रअंदाज करा है। लोगों की मूलभूत सुविधाओं को, लोग सजग हैं, लोग जागरूक हैं अपने अधिकारों के लिए, इसलिए वहाँ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और भारी मात्रा में फ्रांस में प्रदर्शन वर्तमान में हो रहे हैं। ये विचित्र है कि फ्रांस जैसे विकसित देश में भी सरकार की वैसी नीतियों के खिलाफ आम जनता की सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें आरोप के मुताबिक लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए सब कुछ भी नहीं किया गया। गौरतलब है कि राजनीतिक अस्थिरता को झेलते फ्रांस में बजट कटौती को लेकर पहले ही विरोध का माहौल बना हुआ था। कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में बजट कट करा गया था लोगों द्वारा। ऐसे में 2 राष्ट्रीय छुट्टी की रद्द करने, 26 में पेंशन पर रोक लगाने और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च में अरबों डॉलर की कटौती करने ऐसे प्रस्ताव। तो ये मेन कुछ पॉइंट्स थे कि हेल्थ केयर पे भी इन्होंने एक्सपेंडिचर अपना कम कर दिया, जो कि अल्टीमेटली बर्डन पड़ रहा है आम नागरिक के ऊपर, क्योंकि उनके लिए फिर हेल्थ केयर महंगा हो जाएगा। इन सबको फ्रांस के लोग कार्य संस्कृति और सेहत के मुद्दे के साथ खिलवाड़ के तौर पर देख रहे हैं और सरकार की ओर से मिलने वाली सेवाओं से वंचित करने का आरोप लगा रहे हैं। बीते कुछ वर्षों के दौरान फ्रांस में अलग-अलग मुद्दों पर जिस तरह जन आक्रोश और व्यापक पैमाने पर हिंसा विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं, एक तरह से उसी की अगली कड़ी की तरह इस बार भी सब कुछ रोक दो, इनका मूवमेंट चल रहा है स्टॉप एवरीथिंग नाम से, ब्लोको स्टाउट नाम से। आप नेट पे देखिएगा तो, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट एक नाम होता है अपने आप में, तो ये ब्लोको स्टाउट नाम से मूवमेंट चल रहा है। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि सब कुछ रोक दो, सारे काम रोक दो, पहले जनता की सुनो। समझना मुश्किल है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को अपनी सरकार के खिलाफ बार-बार आंदोलन की वजहों पर विचार करने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस हो रही। हालाँकि ये पहली बार नहीं है कि फ्रांस में लोगों का गुस्सा उस कदर भड़क गया हो और सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन दिख रहे हों। अब मैक्रोन सरकार का एक तरीके से क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो रही है, क्योंकि मैक्रोन सरकार में तीसरी बार प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, मतलब कि 2 बार चेंज हो चुके हैं ऑलरेडी। ये दिखाता है सरकार कितनी अनस्टेबल है फ्रांस में और कितनी अनपॉपुलर हो रही है लोगों के बीच में। इससे पहले ही पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऐसे मौके आए हैं जब सरकार की नीति के फैसलों के जनता पर पड़ने वाले विपरीत असर के मद्देनजर यहाँ व्यापक जन आक्रोश उभरा। पेंशन मिलने की उम्र बढ़ाने, ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी, लैंगिक समानता और महिलाओं को वंचित प्रतिनिधित्व देने जैसे मुद्दों पर भी वहाँ कई बार आंदोलन हुआ है। विडंबना यह है कि बार बार लोगों के विरोध और उसकी व्यापकता के बावजूद फ्रांस की सरकार को शायद इस बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं लग रही कि आखिर नीतियाँ बनाने या कोई नीतिगत फैसले लेने में उसे कौन सी चूक हो रही है। अभी हाल ही में नेपाल में देखा गया, बांग्लादेश में देखा गया, कई रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये चिंता में फ्रांस के लिए भी है कि फ्रांस को गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ जो कि सालों से मिलती आ रही हैं वो बरकरार रहें। अगला हमारे बिहार में चल रहे एसआईआर को लेके है आखिर आधार। इसमें दो राय नहीं है कि किसी भी चुनाव के दौरान स्वच्छ मतदान सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और इसके लिए समय समय पर मतदाता सूची को दुरुस्त करने के मकसद से उसे जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। मगर बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के फैसले में लेकर आयोग की प्रक्रिया पर जितने सवाल उठे हैं, उसने इसकी मंशा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये अपने आप में एक विचित्र फैसला था कि मतदाता सूची में कायम रहने के लिए आयोग ने लोगों के सामने जरूरी दस्तावेज पेश करने की जो विकल्प रखे, उनमें आधार कार्ड नहीं था। आधार कार्ड नहीं था, जबकि देखा जाए तो आधार कार्ड ही इस समय लगभग 99% जगह पे वैलिड माना जाता है। चाहे आप परीक्षा देने जाइए, चाहे हॉस्पिटल में भर्ती हुई है, चाहे आप कोई पुलिस वाला काम करिए या कोई भी सरकारी विभाग में कोई कार्य करिए। ये दलील दी गई कि आधार कार्ड व्यक्ति की नागरिकता की पहचान नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार दस्तावेज के रूप में जगह नहीं मिलेगी। नतीजा ये हुआ कि जिनके पास अपने आधार बिहार का निवासी साबित करने के लिए मुख्य दस्तावेज आधार ही था, वैसे तमाम लोगों के लिए मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखना मुश्किल हो गया। अब ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि इस चीज़ को बिल्कुल गलत कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अ,
आधार कार्ड वैलिड है। गौरतलब है कि शुरू से इस संबंध में लेकर दलील दे रहे निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने देश के बाद अब आखिरकार आधार को एक स्वीकार्य दस्तावेज मान लिया है। आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी को कहा कि मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो आज की तारीख में बहुत लोगों के पास आधार कार्ड बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, जो कि उनका होता भी है। अगर जुलाई में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के शुरुआती दौर में ही बाकी दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी स्वीकार्य माना जाता, तो क्या इस समूचे मसले पर खड़े हुए इतने बड़े विवाद से नहीं बचा जा सकता था? अब देखिए, इतना बड़ा विवाद हो गया, इतना बड़ा डिस्प्यूट हो गया। अगर निर्वाचन आयोग पहले से ही और ये आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट मान लेता, तो इतना मैटर कहीं फैलता ही नहीं। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कुछ नया नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो नियमावली है और जजमेंट्स हैं उनके आधार पर दिया है, मतलब कि आधार कार्ड हमेशा वैलिड रहा है। तो इससे कहीं न कहीं लोगों की ट्रस्ट अब निर्वाचन आयोग पे जा चुका है और उनके हर कदम पे अब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर आयोग के अड़ियल रुख की वजह से बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान आधार को छोड़कर जिन 11 दस्तावेजों को पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकार्य बताया गया, उनमें से केवल पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र को नागरिकता साबित करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज के तौर पर माना जाता है। ये अगर अब ये प्रश्न खड़ा ही होता है कि नागरिकता के बारे में एक फाइनल डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं, तो पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट एक बार को कहते हैं, जो वो भी हर किसी के पास नहीं है। पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं है बिहार में। ये बिहार में क्या समानता भी, चलिए बर्थ सर्टिफिकेट तो हो सकता है, पासपोर्ट कितने लोग के पास है? और दूसरी बात है कि इन दोनों को बनने के लिए भी आपका आधार कार्ड ही लगता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आधार कार्ड वैलिड है। तो इतनी लंबी कहानी जो निर्वाचन आयोग ने चलाई और इतनी बदनामी हुई आयोग की पूरे देश में और विदेश में भी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कवर करा है चीज़ को। पूरा गोल घूमने का निष्कर्ष ये निकला कि आधार कार्ड वैलिड है। सवाल है कि बाकी के 9 अन्य दस्तावेजों के बूते मगर मतदाता सूची पहचान कर सकती है, तो आधार कार्ड के सत्यापन से भी किसी के पात्र होने के सवाल यह है कि वाकई की 9 अन्य दस्तावेजों के बूते अगर मतदाता की पहचान की जा सकती है, तो आधार कार्ड के सत्यापन से भी किसी के अपात्र होने के बारे में भी पता क्यों नहीं लगाया जा सकता? विडंबना यह है कि इस मसले पर अब तक निर्वाचन आयोग की जिस तरह के जिद ठान रखी थी, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सामने अपनी पहचान तक साबित करने का संकट खड़ा हो गया था। पहचान और नागरिकता से लेकर अन्य जरूरी दस्तावेज बनवाने तथा उसके सुरक्षित रखने के लेकर गरीब तबके के लोग की मुश्किलें जग ज़ाहिर रही हैं। अच्छा, एक गरीब जो तबका होता है, जो कि बेसिकली कभी-कभी क्या होता है कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, या फिर मूवमेंट्स ये लोग ज़्यादा करते हैं, जगह बदलते रहते हैं, नई-नई जगह काम करने चले जाते हैं, वहाँ मिसप्लेस हो जाते हैं, या कभी-कभी बने ही नहीं होते हैं इनके। सरकारी मशीनरी आप जानते हैं कैसी होती है, तो फिर ये लोग भी पूरा-पूरा जीवन निकाल देते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं हैं। ऐसे में पहचान के लिए सत्यापन की प्रणाली को ज़्यादा समावेशी और व्यवहारिक बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा लोकतंत्र के जीवन के लिए सभी पात्र मतदाताओं के मतदान के मौलिक अधिकार को सुरक्षित और सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। अच्छा, एक बात ये भी है कि निर्वाचन आयोग ने जितना भी तर्क दिए, दलीलें दी अपनी, सुप्रीम कोर्ट ने सबको पूरी तरह डिनाई कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने सब जो अपने पॉइंट्स रखे गए थे वकीलों के द्वारा और जो माननीय न्यायालय ने माने थे, वो सब वही हैं जो ऑलरेडी नियमावली में मेंशन है। कुछ नया नहीं है, जो ऑलरेडी नियमावली में मेंशन है। तो हर बार क्वेश्चन आपका यही खड़ा हो जाता है कि चुनाव जो कि लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और हर नागरिक के लिए जीवन का बहुत ही अभिन्न, इस देश में रहने का, इस देश में होते हुए सरकार को चुनने का ऐसा एस्पेक्ट है
इसको लेके इतना खेल क्यों करा गया निर्वाचन आयोग द्वारा? क्यों इतने हल्के में लिया गया? क्यों ज़बरदस्ती नियमों को आगे पीछे बदल के लोगों के वोट काट दिए गए? सवाल ये खड़े होते हैं, इसीलिए सवाल अंत में ये पहुंचता है कंक्लूजन पे कि क्या निर्वाचन आयोग की मंशा ही गलत है? और क्या आने वाले समय में ऐसे प्रयास करे जाएंगे कि ये गलती ना हो? देखने की बात है, सोचने की बात है। आगे देते हैं। सामाजिक सोच में दहेज की गहरी जड़ें। देवेंद्र सुथार साहब ने लिखा है, ऐसा लगता है कि हमारे समाज में दहेज प्रथा लोगों की सोच में गहरे तक समाई हुई है। तमाम नियम कानूनों के बावजूद इस कुरीति पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पा रहा। पिछले दिनों एक विवाहिता की आग में झुलसकर हुई मौत की घटना में भारतीय समाज के सामने एक बार फिर वही कड़वी सच्चाई सामने रखी। दहेज जैसी प्रथा आज भी है और ये अब भी महिलाओं की जान ले रही है। बहुत दुखदाई चीज़ है ये आज भी। दहेज की समस्या पर गंभीर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि केवल कानून और पुलिस का मसला नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच एवं व्यवस्था से जुड़ा सवाल है। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 22 में दहेज हत्या के 6000 से अधिक मामले दर्ज हुए। ये संख्या वर्ष लगभग स्थिर बनी हुई है। वर्ष 17 से 22 के बीच हर वर्ष औसतन 7000 मामले दर्ज हुए हैं। आज भी ये एक बड़ी समस्या है। वास्तव में ये संख्या कहीं अधिक हो सकती है क्योंकि कई घटनाएं सामाजिक दबाव या पारिवारिक समझौतों के कारण दर्ज ही नहीं हो पाती। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की कुल संख्या भयावह है। वर्ष 2022 में देश भर में 4 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दहेज हत्याओं की संख्या सबसे ऊपर है। ये आंकड़े केवल मृत्यु के हैं, उत्पीड़न और मानसिक हिंसा के मामले इनसे कई अधिक हैं। कितना गहरी समस्या है आज भी। भारत में दहेज को अपराध घोषित किए हुए 6 दशक से अधिक समय बीत चुका है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज देने, लेने या मांगने को प्रतिबंधित किया गया है। हाल ही में लागू नई भारतीय न्याय संहिता में भी इन्हें लगभग उसी रूप में शामिल किया गया है। दहेज हत्या में न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। कागज पर व्यवस्था कठोर है मगर व्यवहारिक स्थिति बेहद कमज़ोर है। सबसे बड़ी समस्या दोष सिद्धि की दर है। अदालतों में पहुंचने वाले मामलों में दहेज शायद ही 1/3 में दोष सिद्ध हो पाता है। दहेज से जुड़ी घटनाएं अधिकतर घरों में भीतर होती हैं और गवाह प्रायः परिवार के सदस्य होते हैं। पीड़िता की मृत्यु के बाद गवाही देने वाला अफसर वही परिवार होता है जिस पर सामाजिक दबाव और समझौते का बोझ हो रहता है। गवाह अदालत में पलट जाते हैं, गवाही कमज़ोर हो जाती है और अभियोजन विफल होता है। विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं के अध्ययन से होता है कि 22वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 21वीं सदी के आरंभ तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 95% शादियों में दहेज दिया गया। यह परंपरा महिलाओं की स्थिति को गहरे स्तर पर कमज़ोर करती है क्योंकि विवाह के अवसर पर परिवार को आर्थिक रूप से झुकना पड़ता है और विवाह के बाद महिला पर पीड़न की तलवार लटकती रहती है। इस प्रथा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उतना ही गंभीर है। विवाह से पहले लड़की के माता पिता तनाव में रहते हैं। कई बार उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ती है, वर्ष तक कर्ज चुकाना पड़ता है। एक देखा जाए तो ये दहेज में आप कितना बड़ा आर्थिक बोझ उस परिवार के ऊपर डाल देते हैं जो कि बस अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा है। और बाद में यहीं से उत्पीड़न भी शुरू हो जाता है। विवाह के बाद यदि दहेज की उम्मीद पूरी ना हो तो बहू को अपमान एवं हिंसा झेलनी पड़ती है। कभी कभी मामला आत्महत्या तक पहुंच जाता है। महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति और पारिवारिक संतुलन इस कुप्रथा से प्रभावित होते हैं। ऐसे मामलों में परिवार प्राथमिकी दर्ज करने में ही हिचकिचाता है क्योंकि पुलिस अक्सर संवेदनशील नहीं दिखाती। यदि प्राथमिकी दर्ज हो भी जाए तो जांच में देरी होती है, घटनास्थल का वैज्ञानिक निरीक्षण नहीं होता, चिकित्सीय साक्ष्य सही समय पर एकत्र नहीं किए जाते, गहरी गवाही में देरी रहती है, तारीख पर तारीख मिलती है। मतलब देखा जाए तो प्रोसीजरल भी इतनी कमियां हैं कि कभी प्रॉपरली न्याय मिल ही नहीं पाता है।
कुछ राज्यों में दहेज निषेध अधिनियम को संशोधित करने के प्रयास हुए। उदाहरण के लिए हाल ही में केरल सरकार ने यह प्रस्ताव रखा कि दहेज देने को अपराध ना माना जाए, बल्कि केवल मांगने और लेने वाले को कठोर दंड दिया जाए। तर्क ये है कि देने वाले प्रायः दबाव में होते हैं क्योंकि उनको शादी करनी होती है और वे भी कानूनी दायरे में आ जाते हैं। यदि देने वाले पर से अपराध का बोझ हटाया जाए तो वह अधिक साहस के साथ पुलिस तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इस प्रस्ताव पर बहस भी की, कहा यह उपहार के नाम पर दहेज को वैध ठहराने का रास्ता ना बन जाए। ये भी बात है कि अब कल को फिर लोग कहने लगे भाई ये तो हम दे रहे हैं, दिल खुशी से दे रहे हैं, उपहार के रूप में दे रहे हैं, और वैसे भी देना अपराध तो है ही नहीं। तो देना अपराध ही नहीं है तो वह अपराध कभी हुआ ही नहीं था। फिर जो दूसरी पार्टी भी कह सकती है कि भाई साहब उन्होंने तो उपहार के रूप में दिया था, दहेज तो था ही नहीं वो। तो कई चीज़ें हैं, लोग रास्ते निकाल लेते हैं, मगर बात जो सामाजिक समस्या की है वो फिर आजीवन बनी रहेगी, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। समाधान केवल कठोर कानून बनाने से नहीं होगा, इसके लिए बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। पहले जांच प्रक्रिया को वैज्ञानिक और समयबद्ध बनाना होगा। एकदम फॉरेंसिक्स होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, एविडेंस बेस्ड होती हैं, उनको और बेहतर करना पड़ेगा। हर दहेज हत्या को विशेष रूप से दर्ज कर समय पर पोस्टमार्टम, साक्ष्य संकलन और गवाही सुनिश्चित करनी होगी, ताकि कोई अपने बयान ना बदल दे, कोई एविडेंस छेड़छाड़ ना कर दे, कोई फॉरेंसिक में फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए वगैरह चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं, उन्हें छेड़छाड़ ना कर दे। विशेष न्यायालयों का गठन किया जाए और जहां जैसे मामलों को त्वरित सुनवाई हो, विवाह पंजीकरण और उपहारों का लिखित और डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाए, ताकि बाद में ये साबित किया जा सके कि कौन सा उपहार स्वेच्छा से दिए गए और कौन से दहेज की मांग पर दिए गए। सबसे गहरी जड़ें तो समाज की मानसिकता में हैं। जब तक यह सोच बनी रहेगी कि बेटा परिवार का सहारा है और बेटी बोझ, तब तक दहेज की मांग बनी रहेगी। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में लैंगिक समानता और महिला अधिकारों को केंद्रीय विषय बनाना होगा। बेटियों को संपत्ति का वास्तविक हिस्सा दिलाना होगा। जब बेटियां संपत्ति और रोजगार में सशक्त होंगी, तभी विवाह बाजार में उनका मूल्य दहेज से नहीं, बल्कि उनकी स्वायत्ता और योग्यता से तय होगा। बिल्कुल बस से बढ़िया चीज़ है कि महिलाओं को बढ़िया से बड़ी शिक्षा दी जाए, उन्हें मजबूत बनाया जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए, ताकि वो खुद रोजगार में आएँ। मजबूत रहेंगे तो समाज भी वैल्यू करेगा और समाज बदलेगा। यदि विवाह को दिखावे और खर्च का मंच ना बनाकर सादगी और समानता का उत्सव बनाया जाए, तो दहेज की मांग स्वयं कमज़ोर होगी। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी बेटियां समान अधिकार और सम्मान के हकदार हैं, तो दहेज प्रथा का अंत संभव नहीं है। हर परिवार को ये संकल्प लेना होगा कि वे ना तो दहेज लेंगे और ना ही देंगे। तभी हम एक जैसे समाज बना पाएंगे। यहाँ विवाह प्रेम और सम्मान का बंधन होगा, ना कि आर्थिक लेन देन का सौदा। बिल्कुल। और देखिए, अब देखा आपने एंड आते थे कितना बढ़िया एक हमको डायरेक्शन दिया गया लेखक के द्वारा कि ये अल्टीमेटली समाज अगर सॉल्यूशन निकाल लेता है ना इसका, तो कोई कानून की ज़रूरत ही नहीं है। समाज ही सॉल्यूशन निकाले। समाज नॉर्मलाइज करे दहेज ना देना। एक नॉर्मल शादी हो, खर्चा जो हो सकता है जेन्युइन खर्चा हो, उस पे जो गिफ्ट जेन्युइन दिए जाएँ वो जेन्युइन लिए जाएँ। समाज जिस दिन जिसे नॉर्मलाइज कर देगा, कोई संकट नहीं आएगा महिलाओं के ऊपर, परिवारों के ऊपर। और शादी एक 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 बिज़नेस की जगह एक बंधन ही रह जाएँगी, जो कि होना चाहिए। एक बंधन है, 2 परिवारों का बंधन है ये अपने आप में, 2 लोगों का बंधन है, ना कि कोई कारोबार है, इसमें लेन-देन हो रहा है। तो अंत में आते-आते हमको कितना बढ़िया डायरेक्शन दिया गया है कि अल्टीमेटली समाज की जवाबदेही ज़्यादा है। कानून वगैरह तो बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, उनमें से निकलने के रास्ते बनाते जाएँगे, जिनको ये गलत काम करने होंगे, मगर नुकसान अल्टीमेटली समाज का ही है, क्योंकि इससे पूरे-पूरे परिवार प्रभावित होते हैं। पूरा-पूरा समाज परिवारों से बना होता है। जब परिवार ही टूटना शुरू हो जाएँगे, परिवारों में अस्थिरता शुरू हो जाएगी, तो समाज ही टूट जाएगा एक दिन अपने आप। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।